नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। 2026 में तमिलनाडु में बनेगी एनडीए सरकार। मदुरई में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई तमिल भाषा में शुरू न कराने पर स्टालिन सरकार को घेरा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का करारा जवाब। जनादेश का अपमान बंद करें राहुल गांधी। चुनाव फिक्सिंग वाले लेख पर देवेंद्र फडणवीस का सीधा हमला। हार नहीं पचा पा रही है कांग्रेस। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच सफलतापूर्वक जारी। अमेरिका में प्रतिनिधिमंडल ने दिया आतंक के विरुद्ध संदेश। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की हुई स्वदेश वापसी। विदेश मंत्री आज से फ्रांस, यूरोपीय संघ और बेल्जियम की यात्रा पर। इन देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों को और गहरा करने और द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद। और फ्रेंच ओपन पुरुष वर्ग का फाइनल आज। यानिक सिनर और कार्लोस अल्कराज होंगे आमने सामने। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के मदुरई में पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का करारा जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और सेना के पराक्रम की सराहना की। पहलगाम में आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की, धर्म पूछकर हत्या की और मोदी जी के नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को सफाया करने का काम किया है। 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उरी, पुलवामा और अब पहलगाम हुआ। हमने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और सिंदूर ऑपरेशन कर आतंकवादियों को करारा जवाब देने का काम किया है। पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकवादियों के हेडक्वार्टर को जमीन दोस्त करने का काम हमारी वीर सेना ने किया है। इससे पहले अमित शाह ने मदुरई स्थित मीनाक्षी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दर्शन पूजन की तस्वीरें साझा कर लिखा कि आज मदुरई के प्रतिष्ठित मीनाक्षी अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिला। राष्ट्र की निरंतर प्रगति और हमारे नागरिकों की भलाई के लिए मां से आशीर्वाद मांगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और उसके नतीजों को लेकर महीनों बाद सियासी संग्राम एक बार फिर छिड़ गया है। राहुल गांधी ने आर्टिकल लिखकर धांधली का आरोप लगाया और अब राहुल गांधी के आर्टिकल का जवाब आर्टिकल से ही मिला है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से हाल ही में एक अखबार में लिखे गए लेख का जवाब देते हुए तीखा हमला बोला है। अपने लेख में देवेंद्र फडणवीस ने न केवल राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताया, बल्कि उनकी मंशा और कांग्रेस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र में हुई पराजय राहुल गांधी को कितनी गहराई से चुभी है, इसका मुझे भलीभांति एहसास है। लेकिन अगर राहुल गांधी लगातार किसानों, हमारी बहनों और आम जनता के जनादेश का अपमान करते रहेंगे तो जनता राहुल गांधी को कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने राहुल गांधी के लेख को जनता को भ्रमित करने की कोशिश करार दिया और सुझाव दिया कि कांग्रेस नेता को हार स्वीकार कर आत्ममंथन करना चाहिए। सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है। मुझे नहीं लगता कि यह लक्ष्य संभव है, लेकिन यह बात समझनी होगी कि हथियार उठाने वाले नक्सलियों को खत्म करना एक हद तक आसान होता है, लेकिन भारत की सभी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने वाली अर्बन नक्सलवाद नाम की व्यवस्था से हमें लंबा संघर्ष करना पड़ेगा।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने समय समय पर जवाब दिए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो अभियान को भी निशाने पर लिया। उन्होंने इसे जोड़ो के नाम पर तोड़ो अभियान करार दिया, जो संवैधानिक संस्थाओं जैसे सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के खिलाफ गलतफहमियां फैलाता है। राहुल गांधी के मतदाता संख्या में वृद्धि को फर्जी बताने के आरोप पर देवेंद्र फडणवीस ने तथ्यों के साथ जवाब दिया। फडणवीस ने बताया कि 40,81,229 नए मतदाताओं में से 26,46,608 युवा मतदाता थे। चुनाव आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को कांग्रेस के वकील उमर हुड्डा को 60 पन्नों का पत्र भेजकर सभी सवालों के जवाब दिए थे। फडणवीस ने कहा कि 2014 से 2019 में 63 लाख, 2009 से 2014 में 75 लाख और 2004 से 2009 में 1 करोड़ नए मतदाता जुड़े थे। इसलिए 2024 में मतदाता वृद्धि को चमत्कार बताना गलत है। वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि के सवाल पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रति घंटे औसतन 5.83% मतदान हुआ और अंतिम घंटे में 7.83% मतदान कोई असामान्य बात नहीं है। उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव के आंकड़े भी पेश किए, जिसमें दूसरे चरण में वोटिंग 60.96% से बढ़कर 66.71% हुई थी और उस समय कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। राहुल गांधी के 85 विधानसभा क्षेत्रों में अतिरिक्त मतदाताओं के दावे पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अंतिम घंटे में 17,70,867 मतदाताओं ने वोट डाले, जो प्रति मिनट 97,103 वोट के औसत से हुआ। उन्होंने उदाहरण दिया कि माढ़ा, वणी और श्रीरामपुर में वोटिंग वृद्धि के बावजूद विपक्षी दल जीते, जिसे राहुल गांधी ने नजरअंदाज किया। देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जनादेश का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता ने राहुल गांधी को नकारा और अब वो जनता को ही नकार रहे हैं। यही कांग्रेस को गर्त में ले जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग को पत्र न लिखने और मुलाकात के लिए समय न मांगने की बात सामने आई है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने इसका खुलासा किया है। चुनाव आयोग समेत सभी संवैधानिक संस्थाएं आधिकारिक रूप से तभी जवाब देती हैं जब राहुल गांधी उन्हें पत्र लिखते। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके सारे दावे बेबुनियाद और हवाई हैं। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी एक तरफ कहते हैं कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे बेहद गंभीर हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब उनके सामने चुनाव आयोग से सीधे बात करने का मौका था तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस ने महाराष्ट्र में पोलिंग से लेकर काउंटिंग सेंटर्स पर अपने एजेंट्स नियुक्त किए थे। राहुल गांधी इस तरह के बयान देकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की भी आलोचना करते हैं, जिन्हें खुद कांग्रेस पार्टी ने ही महाराष्ट्र में नियुक्त किया था। चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के दौरान देश भर में 10.5 लाख बूथ लेवल अधिकारी, 50 लाख पोलिंग ऑफिसर और 1 लाख काउंटिंग सुपरवाइजर नियुक्त किए गए थे। राहुल गांधी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर उन सभी की मेहनत और लगन का अपमान किया है। राहुल गांधी के सीसीटीवी फुटेज की मांग पर चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा कि चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार किसी भी चुनाव का सीसीटीवी फुटेज चुनावी याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट में ही देखा जा सकता है। मतदाताओं की निजता के अधिकार की सुरक्षा करने के लिए यह नियम बनाया गया है। राहुल गांधी मतदाताओं के अधिकारों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए महाराष्ट्र समेत सभी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में धांधली का आरोप लगाया था। राहुल गांधी का कहना था कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मैच फिक्सिंग हुई थी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ में स्थित पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन आईबैक्स तराना 88.4 FM का उद्घाटन किया। इसके साथ ही सेना प्रमुख ने गढ़वाल में अग्रिम चौकियों का दौरा भी किया और इलाके में तैनात सैन्य बलों की परिचालन और प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा की। COAS ने सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों से बातचीत की, उनके अटूट समर्पण की सराहना की। उन्होंने परिचालन तैयारियों के उच्च मानकों को बनाए रखने और निरंतर सतर्कता के महत्व पर भी जोर दिया।
और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब मैं छोटा था तब बिजली आती जाती रहती थी, पर अब बिजली यही रहती है और पापा का बिजली का बिल भी नहीं आता। साथ ही अब अतिरिक्त बिजली पर कमाई भी कर सकते हैं। इस अमृत पीढ़ी ने क्लीन एनर्जी का नया कल्चर देखा है। यही युवा बनाएंगे विकसित भारत। एकादशी रातिया Assam tea is the best tea. It's a magical beverage actually. Assam tea is a pride. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। मणिपुर हिंसा मामलों की जांच कर रही सीबीआई को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीबीआई एसीबी गुवाहाटी ने इम्फाल एयरपोर्ट से आरामबाई टेंगोल एटी के सदस्य कानन सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 2023 में मणिपुर में हुई हिंसा से जुड़े कई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप है। गिरफ्तारी की जानकारी कानन सिंह के परिजनों को दे दी गई है। सीबीआई इन मामलों की जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कर रही है। कानून व्यवस्था की संवेदनशील स्थिति को देखते हुए मणिपुर से सभी मामलों का ट्रायल अब गुवाहाटी स्थानांतरित कर दिया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी को पुलिस रिमांड के लिए सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल भाजपा सांसद दग्गूबाती पुरंदेश्वरी ने कहा कि राजनीति, पार्टियां, विचारधाराएं ये सब चुनाव तक ही सीमित हैं। हम अपनी विचारधाराओं के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जब हम देश से बाहर कदम रखते हैं तो हम सभी एकजुट होते हैं। विपक्षी सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होने के बावजूद हम सभी ने एक स्वर में बात की, क्योंकि ये हमारे देश की सुरक्षा और संरक्षा का मामला है। Politics, parties, party ideologies, differences are all they are restricted to the elections only. We fight the elections, so we fight each other, and every party has its own ideology based on which we contest the elections and we fight against each other. But when we go outside our country, and when this is the country, this is a situation where the country's territory and the civilians are a threat from a neighboring dysfunctional country, a neighborhood. Definitely, all of us were united. And I'm happy to say that all of us spoke in one voice. Despite opposition party members also being part of the delegation, all of us spoke in one voice because this is something to do with the safety and security of India, which is our country. तो जब बात राष्ट्र की संप्रभुता की हो तो हम सभी एक हैं। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील। और आइए अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर। देखते हैं उससे जुड़ी कुछ खबरें। सेवा सुशासन के 11 साल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा और रफ्तार मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनडीए सरकार की उपलब्धता गिनाते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों में महिलाएं देश में प्रगति की प्रमुख चालक के रूप में उभरी हैं।
और नरेंद्र मोदी सरकार ने नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए 55.7% खाते महिलाओं के पास हैं, जो जमीनी स्तर पर उनके सशक्तिकरण को दर्शाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश भर में मुद्रा लोन लाभार्थियों में 68% महिलाएं हैं। वहीं स्टार्टअप इंडिया उद्यमी योजना के तहत लाभ पाने वालों में से 74% महिलाएं हैं। इसके अलावा गरीबों के लिए PMY ग्रामीण योजना के तहत 73% घरों का स्वामित्व महिलाओं के पास है। वित्त मंत्री ने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को 10 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए हैं। जनधन योजना वित्तीय समावेशन में एक बड़ी सफलता रही है। इस योजना के तहत ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में 66.6% जनधन खाते खोले गए हैं, जिनमें से 29.56 करोड़ खाते महिलाओं के पास हैं। बेबी एंड मॉम रिटेल के संस्थापक और CEO शीश खरेसिया मोदी सरकार के कामकाज से काफी प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में मोदी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं में से MSME सेक्टर मजबूत हुआ है। की सपोर्ट की वजह से मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स की वजह से हमारे जैसे D2C ब्रांड्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। यदि मैं मेक इन इंडिया की बात करूं और इसमें MSME की यदि मैं बात करूं तो उसकी वजह से, गवर्नमेंट की सपोर्ट की वजह से आज हम इंडिया में अपनी ब्रांड बना पा रहे हैं और हम इंडिया टू ग्लोबल जा पा रहे हैं। साथ में यदि मैं रोड एंड इंफ्रा की यदि बात करूँ तो उसकी वजह से आज हम अपनी ब्रांड को Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज़ में पहुँचा पा रहे हैं। मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में भारतीय संस्कृति और परंपरा को पुनर्स्थापित करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मोदी सरकार की नीति में संस्कृति को केंद्र में रखा गया है। आइए सुनते हैं देश की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण को। पिछले 11 सालों से श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का भार संभाले हुए हैं। उनको हमने भारत की प्राचीन परंपराओं पर जोर देते हुए आधुनिक प्रथाओं को साथ मिलाते हुए और विरासत को संरक्षित करते हुए देखा है। भारत की वैश्विक छवि को नया आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम उन्हें बधाई देते हैं और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। और अब खबरें विकसित कृषि संकल्प अभियान से जुड़ी हुई। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प के तहत बेंगलुरु स्थित भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान में किसानों के साथ संवाद किया। उन्होंने राज्य के किसान शंकर और सिद्धू को बधाई दी, जिन्होंने IIHR की मदद से अत्यधिक उत्पादन वाले कटहल की प्रजाति विकसित की। उन्होंने किसानों को पारंपरिक खेती के बजाय फूलों, फलों और सब्जियों की खेती करने की सलाह दी। सिद्धू इनने सिद्धि प्राप्त की है। ऐसा जैक फ्रूट का प्लांट तैयार किया है जिसका प्रोडक्शन जबरदस्त है। IIHR ने इनको सहयोग किया है, सलाह दी है, गाइड किया है। सभी किसानों से मेरा आग्रह ये है कि अब केवल ट्रेडिशनल फसल नहीं, हम फूलों, फलों और सब्जियों की तरफ भी बढ़ें। अनेकों तरीके हैं, अनेकों उपाय हैं खेती में लाभ बढ़ाने के। आप भी डाइवर्सिफिकेशन करके उस दिशा में आगे बढ़ें। महाराष्ट्र में विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन किया गया। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत बुल्ढाना जिले के 150 गांव शामिल हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 2 टीमें डॉक्टर पंजाब राव कृषि विद्यापीठ के वैज्ञानिक और कृषि एवं कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी आत्मा विभाग के अधिकारी इन गांवों में जाकर किसानों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। ये टीमें विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ड्रोन तकनीक, फसल उगाने के तरीके और प्राकृतिक खेती आधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने जिले के उमाला, येलगांव, देउलघाट, बिरसिंहपुर गांवों का दौरा किया और इन किसानों से सीधे बातचीत की और किसानों का मार्गदर्शन किया। वहीं नांदेड़ में भी किनवट तालुका के कुप्ती में
विकसित कृषि संकल्प अभियान के माध्यम से किसानों का मार्गदर्शन किया गया। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर देवीकांत देशमुख ने किसानों को सटीक सिंचाई प्रणाली, संकर बीज और कम लागत पर उत्पादन बढ़ाने के लिए कीट प्रबंधन के सटीक समाधान जैसी आधुनिक अवधारणाओं के बारे में बताया। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।